डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुयोग पेठे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 मैग्नेटिक मटेरियल का। तो जैसे कि पार्ट 1 में हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमें ये फॉर्मूला पता होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने बनाया था -mb cos थीटा। तो हम लोगों का जो पहला टॉपिक है, हम एक ग्राफ बता रहे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे बिटवीन वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम लोग इस एक्सिस पे ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, वेयर एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल थीटा से इंडिकेट किया जाएगा, तो वो हम लोग ले रहे हैं ऑन द अनदर एक्सिस। तो यहां पे हम लोग एंगल ले रहे हैं। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने वैल्यूज वहां पे केस 1, केस 2, केस 3 बताया था। स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल और अनस्टेबल में हमने बताया था। तो यहां पे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू 0 रखते हैं, यहां देखिए केस नंबर 1 थीटा का वैल्यू हमने 0 रखा है, तो cos 0 इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी बनेगा -mb। ठीक है, तो 0 एंगल के लिए -mb। तो यहां पे हम लोगों ने एक्सिस के लिए यहां एंगल 0 है, और 0 एंगल के लिए हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिल रहा है -mb। तो ये पॉइंट नंबर 1 हम लोगों ने यहां प्लॉट किया अलोंग दिस ग्राफ। ठीक है, अब जब बात करते हैं नेक्स्ट एंगल की 90 डिग्री की, थीटा का वैल्यू 90, ये देखिए यहां पे थीटा का वैल्यू 90, cos 90 का वैल्यू 0, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी बिकम 0। यानी ये यहां पे हम लोगों का सेकंड पॉइंट आएगा जहां पे हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है, 0। देन नेक्स्ट एंगल बात करते हैं एंगल 180 डिग्री। एंगल 180 डिग्री में, तो एंगल 180 डिग्री में cos 180 का वैल्यू माइनस, और माइनस ऑफ माइनस तो यहां आ जाएगा आपका प्लस, यानी यहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो ये +mb। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ग्राफ हम लोगों का यहां से शुरू हुआ है, देखिए तो ये इस हिसाब से हम लोगों को इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये ग्राफ याद रखना है हमारे एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव से शुरू हो रहा है और कहां जा रहा है, पॉजिटिव हाफ में जा रहा है। देन बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन के टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन इसके प्रीवियस भी हम लोगों ने काफी बार निकाले हैं। टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब यहां पे जो टाइम पीरियड निकालना है, हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो टाइम पीरियड निकालना है बार मैग्नेट के लिए। अब बार मैग्नेट के लिए टाइम पीरियड निकालने के लिए यहां हमने एक डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किया है। यहां पे एक सपोर्ट वाला रॉड लिया है, यहां पे हमने एक स्ट्रिंग लिया है, और इस स्ट्रिंग को हमने एक मैग्नेट अटैच किया और मैग्नेट को यह सस्पेंड कर दिया, बार मैग्नेट। तो एक नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है और एक दिखाई दे रहा है हम लोगों का साउथ पोल। ठीक है, अब यहां पे स्टेटमेंट की तरफ अच्छे से ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जब ये मैग्नेट को हमने लटका दिया, मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो क्या होता है यार, ये मैग्नेट ऑटोमेटिकली अलाइन होता है देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर एंगल। ये कब तक होता है, तो हमने ये पढ़ा था ये क्यों होता है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जो हमारे पास अलाइनमेंट वाला होता है प्रॉपर्टी, उस वजह से। तो पहले क्या होता है, तो पहले यहां पे जो सस्पेंडेड मैग्नेट है, फर्स्ट ये रोटेट होता है, और कुछ एंगल रोटेट होने के बाद ये रुक जाता है। अब ये रुका क्यों, क्योंकि जिसने इसे रोटेट किया था, तो उसे रोकने वाला टॉर्क, दैट इज कॉल्ड एज अ रिस्टोरिंग टॉर्क। इसे मैंने TRES से रिप्रेजेंट किया है। तो वो कहां बना, तो ये T रिस्टोरिंग टॉर्क कहां बना है, इस स्ट्रिंग के अंदर में, जो किसे अपोज करता है, कौन से टॉर्क को, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को। ठीक है, तो ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें पहले समझ में लाना पड़ेगा। ये अगर समझ में आता है तो हमारा आगे का एक्सप्रेशन आसान से हो जाएगा। जैसे यहां देखा हम लोगों ने कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसे रोकने के लिए रिस्टोरिंग टॉर्क, और अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यानी वो हिल नहीं रहा है, बराबर है, वो रोटेट नहीं हो रहा है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे। टॉर्क ऑफ रिस्टोरिंग
इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ डिफ्लेक्टिंग, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करने के पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट हम लोग इधर का पोर्शन क्लियर कर देंगे। नाउ टॉर्क डिफ्लेक्टिंग, अब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू क्या है? तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला है I d2 थीटा बाय dt स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके पहले हम लोगों ने लिया नहीं है तो इसे याद रखना पड़ेगा। अब यहां पे ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला I d2 थीटा बाय dt स्क्वायर। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। यहां पे I क्या है? तो I इज अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एंड वेयर d2 थीटा बाय dt स्क्वायर, तो d2 थीटा बाय dt स्क्वायर, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज अ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब बात करते हैं नाउ रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क REC। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क जो बन रहा है किसके अंदर में बन रहा है? स्ट्रिंग के अंदर में बन रहा है। क्यों बन रहा है? इन ऑर्डर टू अपोज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दैट रिस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाय, तो हम लोगों ने जो मैग्नेट के अंदर में जो रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला बनाया था वो बनाया था हम लोगों का MB sin थीटा। ठीक है, तो इसके पहले भी हम लोगों ने यूज किया है। यहां पे हम लोग माइनस निगेटिव साइन इंडिकेट करें। अब ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है जो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। किसे अपोज कर रहा है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो ये इक्वेशन नंबर 2। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन और करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि एज अ थीटा इज वेरी स्मॉल, एज थीटा इज वेरी स्मॉल, काफी छोटा है, तो इसके वजह से हम क्या करेंगे? साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे। साइन थीटा विल बी रिप्लेस एज थीटा, देयरफॉर रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू माइनस MB इंटू थीटा। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 मिल गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया रिस्टोरिंग टॉर्क। अब दोनों के वैल्यूज जो है हम लोग इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। नाउ इक्वेशन ए बिकम, इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, इक्वेशन नंबर ए क्या बन जाएगा? इक्वेशन नंबर ए माइनस MB थीटा इज इक्वल टू I d2 थीटा बाय dt स्क्वायर। तो इक्वेशन बन जाएगा हम लोग I d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस MB थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये जो I वाला टर्म है, I वाले टर्म को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन मिल जाएगा हम लोगों को d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस MB अपॉन I इंटू थीटा। ठीक है, तो ये हम लोगों का इक्वेशन जो बन गया वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर बार मैग्नेट। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, सिमिलर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, वो पढ़ा था SHM में। तो इन SHM ऐसा ही हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। वो इक्वेशन था d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लोगों का SHM वाला था और ये हम लोगों का बार मैग्नेट वाला है। अब दोनों इक्वेशंस को अगर देखते हैं तो दोनों इक्वेशंस हमारे एनालॉगस टू ईच अदर है और इस हिसाब से हमें दिखाई दे रहा है। यहां थीटा तो एंगुलर बताया, यहां पे लीनियर है। ठीक है, और यहां पे दिखाई दे रहा टर्म ओमेगा स्क्वायर की जगह लिया है MB अपॉन I ने। तो
दोनों गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एनालॉगस है इन SHM डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बाय कंपेयरिंग द एनालॉगस क्वांटिटी देयरफॉर एज एनालॉगस डिफरेंशियल इक्वेशन देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे ओमेगा स्क्वायर की जगह लिया है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू MB अपॉन I। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब टाइम पीरियड का डायरेक्ट हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का हम लोगों के पास फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 3 में ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, तो वहां से ओमेगा का वैल्यू रूट के अंदर में आ जाएगा। तो टर्म बिकम 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, हमें ओमेगा का वैल्यू चाहिए तो इस वजह से रूट में लिखा है MB अपॉन I। ठीक है, इस इक्वेशन को मॉडिफाइड करते हैं, यहां पे डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर तो शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में। सो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन MB। सो दिस वन इज अ एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में आपके एक्सप्रेशन में आपको क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहले मैंने जो 2 स्टेटमेंट लिखा के दिए थे, तो सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क के बारे में बताया था। सस्पेंड करने के बाद ऑटोमेटिक टर्न होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से वापस आता है स्ट्रिंग के अंदर के रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। दोनों इक्वेशन बराबर बताए थे। हाँ, इसमें ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। देन रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में यूज किया था, वही हमने यहां यूज किया। हाँ, बट यहां पे एक माइनस सिंबल, यहां पे स्टार मार्क लगा के रख रहा हूं, जो ड्यू टू द अपोजिशन बनता है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया। SHM ऑसिलेशन चैप्टर में जो SHM का इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी को एनालॉगस क्वांटिटी की तरह, एनालॉगस टर्म की तरह बताते हुए हमने ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकाला। एंड फाइनली टाइम पीरियड का जो जनरलाइज फॉर्मूला है 2 पाई बाय ओमेगा, वहां पे हमने ओमेगा का वैल्यू पुट किया। तो करते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। तो जब हमारे पास यहां पे एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इस ऑर्बिट का, ये मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, ऑर्बिट का R रहेगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, R रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से करंट बन रहा है। तो करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो E इलेक्ट्रॉन, I करंट, R इज अ रेडियस। अब ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, तो V इज अ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, V यहां पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, R रेडियस ऑफ ऑर्बिट, I करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे बात करेंगे, ये जब चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने के लिए लगने वाला वक्त, दैट इज कॉल्ड एज अ T, कैपिटल T इज अ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट में हमने ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का ही मैग्नेटिक मूवमेंट बताया है। जनरली जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो ऑर्बिटिंग भी होता है और स्पिन भी होता है, बट हम लोग यहाँ पे स्पिन को फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि स्पिन का मैग्नेटिक मूवमेंट वो इंट्रांसिक होता है, और सिर्फ हम बात करें ऑर्बिटिंग मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटिंग मैग्नेटिक मूवमेंट में, जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट के पास हम लोगों का फॉर्मूला है, वी हैव मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला है, दैट इज M इज इक्वल टू I इंटू A। ये हम लोग के पास फॉर्मूला। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1
से इंडिकेट कर देते हैं। स्मॉल m से बताया मैग्नेटिक मूवमेंट, बट यहां मैग्नेटिक मूवमेंट हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटिंग मैग्नेटिक मूवमेंट ले रहे हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटिंग वाला टर्म ले रहे हैं, क्योंकि स्पिन को इंट्रांसिक बता के उसे हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑर्बिटिंग है सिर्फ। अब यहां पे I यानी करंट का वैल्यू निकालते हैं। नाउ I करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज E एंड टाइम दैट इज अ टाइम पीरियड। ठीक है, वी हैव द टाइम पीरियड का हम लोगों के पास बेसिक फॉर्मूला है, जैसे प्रीवियस एक्सप्रेशन में 2 पाई बाय ओमेगा हम लोगों ने लिया था, वैसे ही यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला उसी टर्म्स में 2 पाई r अपॉन v, ये फॉर्मूला है। 2 पाई r यानी डिस्टेंस इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वन रोटेशन एंड v इज अ वेलोसिटी। तो I इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा E अपॉन 2 पाई r और v डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर के अंदर में, तो ये I का वैल्यू आ गया। इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं ए यानी क्या, तो ए यानी यहां पे नाउ ए एरिया ऑफ ऑर्बिट, और एरिया ऑफ ऑर्बिट हम लोगों को मिल रहा है पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर ए में हम लोगों का I और A का वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर इक्वेशन नंबर A इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर A को हम लोग वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो m ऑर्बिट इज इक्वल टू m ऑर्बिट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, I का वैल्यू E v अपॉन 2 पाई r मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से पाई का जो टर्म है, पाई का टर्म कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक r और यहां पे आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वी विल गेट m ऑर्बिटल इज इक्वल टू E v r बाय, ये हम लोगों का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का इक्वेशन आ गया है। तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बट इससे भी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हम लोग आगे में कंटिन्यू करेंगे। एक्सप्रेशन को पूछा गया तो आपको यही तक ही सॉल्व करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म में, तो उसे नोट की तरह हम लोग यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो नोट 1 जिसमें आपका सीईटी बेस का क्वेश्चन बनता है, जैसे हमने m ऑर्बिट का फॉर्मूला बनाया, m ऑर्बिटल का जो फॉर्मूला बनाया है, क्या बनाया है, EVR बाय 2। ठीक है, इसी इक्वेशन को थोड़ा मैं मॉडिफाइड कर रहा हूं, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो m ऑर्बिट इज इक्वल टू, मॉडिफाइड कर रहा हूं, MVR E अपॉन 2m। यह आपको समझ में आ गया होगा। तो न्यूमरेटर में मैंने m से मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर में भी m से। अब यहां पे देखिए MVR, सो MVR इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी लिस्ट ऑफ हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में नोट किया है। सो MVR यानी क्या होता है, तो वो होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, वेयर MVR दैट इज इक्वल टू कैपिटल L एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये मैग्नेटिक मूवमेंट है और ये मोमेंटम है। तो हम लोगों के पास अभी m ऑर्बिट का मॉडिफाइड फॉर्मूला जो आ गया, सो L E अपॉन 2m ये आएगा। सो m ऑर्बिट विल बी, सो यहां पे m ऑर्बिट अपॉन L को डिवाइड में लेके जा रहा हूं, तो क्या मिलेगा, E बाय 2m। अब m ऑर्बिट यानी मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अपॉन एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम अपॉन मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज अ
गायरो मैग्नेटिक रेशो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस में। तो इस रेशो को कहा जाता है द रेशो ऑफ किसका रेशो है ये? तो रेशो किसका है? न्यूमरेटर में मैग्नेटिक मूवमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। रेशो इज कॉल्ड एज, इस रेशो को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? गायरो मैग्नेटिक रेशो। गायरो मैग्नेटिक रेशो। तो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका एक काम है कि ये गायरो मैग्नेटिक रेशो का वैल्यूज आपको निकालना है। तो वैल्यू कैसे निकालोगे? तो हमें पता है कि ई यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू फिक्स है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना? तो वो हम लोगों का वैल्यू फिक्स है। एम इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका भी वैल्यू फिक्स है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, whereas mass of electron 9.1 into 10⁻31 kg। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करके आपको गायरो मैग्नेटिक रेशो का वैल्यू फाइंड आउट करना है और कमेंट बॉक्स में आपको वहां पे कमेंट करना है कि गायरो मैग्नेटिक रेशो का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, ये नोट 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नोट 2 की। अब नोट 2 स्टार्ट करने के पहले आप लोग तो नोट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो नोट 2 में क्या होगा? इक्वेशन नंबर जो 4 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 यहां रिप्रेजेंट किया हुआ, इसे यूज करते हैं। सो एम ऑर्बिट इज इक्वल टू, क्या लिखा है? तो एम ऑर्बिट इज इक्वल टू एल ई अपॉन ट्वाइस एम। अब एल यानी क्या? एल यानी एंगुलर मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू द बोहर्स पोस्टुलेट, तो ये हम लोग हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले एटम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियस में। तो बोहर्स पोस्टुलेट नंबर 2 में, पोस्टुलेट्स में हम लोगों के पास L का फॉर्मूला दैट इज n इंटू h अपॉन 2π। ये हम लोगों के पास फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द बोहर पोस्टुलेट। सो n यानी क्या? n यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट, h यानी क्या? प्लैंक कांस्टेंट, और पाई ये कांस्टेंट है। तो n यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट, n इज अ नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ये हम लोग काफी डिटेल में आगे में पढ़ने वाले हैं। और h यानी प्लैंक कांस्टेंट। तो इस हिसाब से अगर L का वैल्यू हम लोग यहां पे प्लेस करते हैं, इस इक्वेशन में अगर L का वैल्यू प्लेस करते हैं, देन वी विल गेट m ऑर्बिट इज इक्वल टू, तो m ऑर्बिट क्या मिलेगा हमें? सो m ऑर्बिट विल बी इक्वल टू n h अपॉन 2π, ये वैल्यू पुट कर दिया मैंने, e इंटू 2m। सो m ऑर्बिट विल बी n h e अपॉन 4πm, ये मिलेगा हमें m ऑर्बिट का वैल्यू। अब जब बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1। और अगर इस ऊपर के इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 5 बात करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 में अगर n का वैल्यू 1 पुट किया तो इक्वेशन नंबर 5 विल बिकम m ऑर्बिट इज इक्वल टू h e अपॉन 4πm। तो इसे कहा जाता है, तो जो वैल्यूज हम लोग फाइंड करेंगे बाय पुटिंग ऑल द कांस्टेंट, h यानी प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू, 6.60 10⁻34, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू फिर से रिपीट कर रहा हूं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, वेयर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये वैल्यूज पुट करके आपको यहां पे एक वैल्यू मिलेगा, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज अ, तो उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। बोहर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। तो ये भी 1 मार्क्स के लिए हम लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रोबेबल क्वेश्चन है। बट बोहर्स मैग्नेटॉन का वैल्यूज, ये भी वैल्यूज आपको फाइंड करना है और इसका जो वैल्यूज है वो आपको कमेंट बॉक्स में नोट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।